नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ कैंप विद अपर्णा। इस समय विकराल गर्मी पड़ रही है। प्रचंड गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, हर जगह देखा जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीज जो है वो इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। आखिरकार हीट स्ट्रोक क्यों पड़ता है और किन मरीजों को आसानी से पड़ सकता है, इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बताते चले कि आने वाले जो 9 दिन है, 25 मई से लेकर के 2 जून तक जो है वो भीषण गर्मी पड़ने वाली है। आईएमडी ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि इस दौरान आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक अनावश्यक घर के बाहर ना निकले। हीट स्ट्रोक आखिरकार क्यों पड़ता है और क्यों इसकी वजह से मरीज का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर असर पड़ता है, इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के न्यूरो सर्जन मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर दीपक सिंह, और हम इनसे बातचीत करते हैं, सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति बन जाती है और गर्मी के दिनों में किन बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अपर्णा जी, और आपके सारे दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूं। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा, जिस तरीके से देखा जा रहा है हीट स्ट्रोक के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम जानना चाहें हीट स्ट्रोक क्या होता है और ये किस तरीके से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। अपर्णा जी, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दर्शकों को या आम जनजीवन को ये नहीं पता होता कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक जो शब्द है वो एक तरह की आपातकालीन या इमरजेंसी स्थिति है, जिसमें जो इसके 2 चरण होते हैं। जो पहला चरण है कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान सामान्य अपना जनजीवन अपना कार्य कर रहा है गर्मी के समय में खास करके, और अगर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी के उसमें इन्वायरमेंट में अगर वो काम कर रहा है, तो जो पहली अवस्था होती है उसको बोला जाता है हीट एग्जॉशन। उसमें उसके शरीर से पसीना निकलता है, उसको गर्मी लगना शुरू होती है, उसको चक्कर आने हैं, उसको सिर में दर्द होता है, थकावट का एहसास होता है, और एक समय के बाद ऐसा होता है कि जो शरीर होता है वो अपना ऑटो रेगुलेशन, जो पसीना बनना या इन सब की क्षमता को खो देता है, क्योंकि अगर वो लगातार इंसान उस गर्मी में कार्य कर रहा है तो ये अवस्था जो होती है उसमें हीट स्ट्रोक की अवस्था होती है। उसमें जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका ऑटो रेगुलेशन, जो शरीर अपना तापमान जो होता है वो अपने आप ही नियंत्रित करता है, ऐसी एक मैकेनिज्म है, लेकिन वो मैकेनिज्म पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है और बॉडी का कोर टेम्परेचर 40 डिग्री से कहीं ऊपर चला जाता है। मरीज जो होता है उसको घबराहट के बाद उल्टी आना, बेहोशी होना, सांस उसकी तेज चलना, उसकी धड़कन बढ़ जाना और धीरे धीरे बेहोशी आना, और अगर समय पे इलाज ना मिले तो मृत्यु तक भी संभव है। जी सर, एक सवाल ये भी बनता है कि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों की अगर बात कर लेते हैं तो लगातार गर्मी बढ़ रही है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है हीट स्ट्रोक के जो मरीज बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से आजकल गांवों का या बाकी शहरीकरण हो रहा है, तो अगर आप केवल लखनऊ की बात कर लें, जैसे हम और आप लखनऊ में रहते हैं, तो अगर आप जाएं किसी भी जगह पे, किसी भी मेजर रोड पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं भी कोई भी शीतल छाया इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों के किनारे पेड़ नहीं है। पहले के समय में आदमी जब कहीं काम के लिए निकलता था तो हर 100-200 मीटर पे उसको पेड़ों की घनी छाया जरूर मिल जाया करती थी, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल ही संभव नहीं रह गया है। हर तरफ शहरीकरण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक के मामले भी लगातार बढ़ते चले। सर, किन मरीजों को इसका खतरा अधिक होता है? कि ऐसे कुछ मरीज स्पेसिफिक हैं क्या कि जिन्हें इसका खतरा बहुत ज्यादा अधिक होता है, कि बहुत आसानी से हीट स्ट्रोक उनके ऊपर अटैक कर लेता है? जी देखिए, जैसे कि जो सामान्यता, जैसे मैंने बोला कि शरीर एक अपने आप को ऑटो रेगुलेट करता है, तो वो जब ऑटो रेगुलेशन खत्म हो जाए या कमजोर हो, तो ये ऑटो रेगुलेशन कमजोर किन में होता है? वो कमजोर होने वाले जो लोग हैं, एक तो छोटे बच्चे जो अमूमनतया 5 साल से छोटे बच्चे हैं, या बुजुर्ग जो 60 वर्ष से ऊंची अपनी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, उनमें ये ऑटो रेगुलेशन कि उनमें शरीर में थोड़े भी फ्लूइड की कमी होने से उनमें हीट स्ट्रोक का खतरा कहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा एक सबसेट है जो कि बीमार लोगों का है, जिनमें ऑटो रेगुलेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इस तरह की दवाएं ले रहे हैं कि जो शरीर से फ्लूइड लॉस ज़्यादा कराती है, जैसे जो डायबिटिक्स पे हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा के पेशेंट, या कुछ दवाएं होती हैं जो एलर्जी के लिए दी जाती हैं, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स हैं आपकी,
हम लोग सिट्रिजिन सिट्रिजिन कह के खाते रहते हैं, लेकिन वो भी एक एंटी हिस्टामिनिक है जो कि हीट स्ट्रोक के खतरे को कहीं ज़्यादा बढ़ाती है। इसी प्रकार से जो आपकी कुछ साइकोसिस की दवाएं हैं, जो मानसिक रोगियों के मरीजों को एंटी साइकोटिक दवाइयाँ चलाई जाती हैं, तो ये जो दवाइयाँ ले रहे हैं लोग, गर्भवती महिलाएं हैं या जो श्रमिक हैं, जो कि अपना डेली वेज वर्कर्स हैं, जो कि बेचारे सड़कों में बिना छाया के कार्य कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि अगर स्कूलों में ध्यान नहीं रखा गया इस चीज़ का, बहुत से कम ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें एयर कूलिंग की व्यवस्था है, तो बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चे ही होते हैं, तो वो भी धूप में निकल के खेलना शुरू कर देते हैं और फ्लूट्स वगैरह का ध्यान नहीं रखते। सोल्जर्स हैं जो कि ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इन सब में ही हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। अगर सर बात कर लेते हैं बच्चों और बुजुर्गों को किस तरीके से इससे बचाया जा सकता है, कोई ऐसी सावधानी जो दोनों के लिए जरूरी है? अभी देखिए, कल हमारे जो है डीएम साहब ने घोषणा करके अचानक से 22 मई को सारे स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया, तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि जिस तरीके से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे थे, कक्षा 9 से 12 तक के क्लासेस अभी भी चल रही थी, तो उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए बंद कर दिया। तो पहली चीज़ तो यही है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो निश्चित तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कराई जा सकती है, या इस तरह से कुछ व्यवस्था की जा सकती है कि घर पे ही उनका पढ़ाई का जो कार्य है वो हो सके। इसी तरह से बुजुर्गों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि घर के लोग ये ध्यान रखें कि उनको फ्लूइड का लॉस ना हो, दिन में 3 से 4 लीटर पानी वो जरूर लेते रहें, और अगर ऐसा कोई भी सिम्टम लग रहा है तो उसको दिखवाएं। गर्भवती महिलाओं को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो तीसरी चीज़, कभी भी उनको घर के अंदर, कार के अंदर बच्चों को, बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि बंद कमरे में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में बहुत तेजी से फ्लक्चुएशंस होते हैं और पता भी नहीं चलता। तो हमने सोचा कि अरे चलो बच्चा है, हम चाहते हैं बाहर अंदर से कुछ स्टोर से 2 मिनट के लिए कुछ खरीद के आ जाए, या कोई जानवर ही है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका जो देखा गया है कि जो तापमान होता है कार के अंदर इस तरह के मौसम में, अगर वो धूप में खड़ी है तो 5 मिनट के अंदर ही उसके अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर भी लू लगना या हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का मामला हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है इस वक्त तापमान में वृद्धि हो रही है और लोग घर में रह रहे हैं तो भी गर्मी लग रही है और बाहर निकल रहे हैं तो मतलब कि गर्मी तो है ही फिर, लेकिन अगर इस मौसम में अगर किसी को अचानक से चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, तो उस स्थिति में तुरंत में क्या करना चाहिए? परिजनों को क्या करना चाहिए? अस्पताल तो पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया कि तुरंत क्या करें। जी। तो तुरंत के लिए तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें देखना है कि मरीज कैसा है। तो मरीज के लिए देखिए एक प्राइमरी किसी भी जो प्राइमरी केयर का एक पार्ट होता है उसको ABC बोलते हैं हम लोग, कि हम देख लें कि उसके सांस ठीक से चल रही है। दूसरी चीज, उसके अगर वो बेहोश है तो उसके श्वसन नली में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, उसने टाइट कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। अगर उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो तुरंत उसके कपड़ों को ढीला कर दें। तीसरी चीज फिर आता है सर्कुलेशन। तो उसके लिए अगर आप देखें कि अगर वो होश में है और अगर आपको लगता है कि उल्टी नहीं हो रही है, होश में है और वो फ्लूइड या तरल पदार्थ ले सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको इलेक्ट्रॉल का पाउडर या ORS का पाउडर, अगर नहीं उपलब्ध है तो नमक और चीनी का घोल थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करें, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा करके ही दें। अगर आपको लगता है कि वो बेहोशी की अवस्था में है तो ऐसा करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें। उसको ठंडी छाया या ठंडी जगह पे लेके जाएं और संभव हो तो ठंडे पानी का तौलिया या बर्फ उसकी जो भी एक्सपोज पार्ट है बॉडी के उसके ऊपर लगाएं। संभव अगर हो तो कपड़ों को और भी ढीला करके बाकी जगहों पे जैसे हम फीवर में करते हैं उस तरीके से ठंडे पानी से उसके बदन को पोंछना शुरू करें, ताकि उसके कोर टेम्परेचर जो मैंने बताया उसको जल्दी से जल्दी डाउन किया जा सके। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मरीज की स्थिति इस तरीके की नहीं है कि वो मरीज की स्थिति में कोई सुधार हो पा रहा है, तो तुरंत बिना सोचे, उसको बिना छोड़े तुरंत जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। 108 नंबर पे कॉल करें, एम्बुलेंस बुलाएं और मरीज को निकट जो भी अस्पताल है उसमें तुरंत लेके जाएं। सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप भी सर OPD में रहते हैं, मरीजों को देखते हैं और इस मौसम में भी देख ही रहे हैं, तो सर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग कर देते हैं, फिर उसके बाद अस्पताल पहुंचते हैं तो फिर तब तक काफी देर हो चुकी रहती है? कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो दर्शकों को नहीं करनी है, मरीजों को नहीं करनी है? बिल्कुल, देखिए एक तो क्या है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, सपोज आप किसी अस्पताल में ही जा रहे हैं या कहीं कार्य पे जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को एक तो इस हीट स्ट्रोक के पीरियड में या जो गर्मी का समय है उसमें अपनी दैनिक दिनचर्या का पार्ट बना लें।
भूखे पेट ना निकलें, कोशिश करें, बिल्कुल भूखे पेट ना निकलें। संभव हो तो अपने साथ में तरल पदार्थ हमेशा रखें और उसको लेते रहें। अपने साथ में 1 लीटर का पानी का बोतल रखना बहुत ही आसान कार्य है, उसको जरूर लेके निकलें और कोशिश करें कि मैं वो बीच बीच में पीता रहूं, क्योंकि हीट स्ट्रोक हीट एग्जॉशन के बाद आता है जबकि शरीर में पानी खत्म हो गया। तो पानी अगर आप तरल पदार्थ ले रहे हैं। तीसरी चीज, कैप या छाता। तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी अगर वो गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर रहे, स्कूटर नहीं चला रहे, तो मैं ये बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि एक छाता घर से लेके जरूर निकलें। और हो सके तो बीच बीच में अगर आप अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं तो जर्नी ब्रेक करके, थोड़ा सा विश्राम करके, थोड़ा सा छाया में बैठ के ही आगे बढ़ते रहें। और बाकी जो बचाव के मैंने आपको तरीके बताए हैं उनका पालन तो करना ही करना है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है, बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्या हीट स्ट्रोक धूप में आता है या फिर घर के अंदर भी खतरा मंडराता रहता है? सर, क्या रीजन है? दोनों चीजों को समझना चाहेंगे। मुमंतिया ज्यादातर तो ये धूप में ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बंद कमरे में नहीं आ सकता। बंद कमरे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बंद गाड़ियां हैं या बंद कमरे हैं जिनमें एयर कूलिंग की व्यवस्था नहीं है, एयर सर्कुलेशन की व्यवस्था नहीं है, उनमें टेम्परेचर, सीमेंटेड खास करके जिस तरीके के आजकल घर बन रहे हैं, उनमें टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। और सामान्यतः खुले में जो हीट स्ट्रोक होने का दर है या जो तेजी है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये बंद गाड़ियों के अंदर हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि बंद गाड़ियों के अंदर किसी भी बच्चे या बुजुर्ग को बिल्कुल ना छोड़ें, अकेला तो छोड़ना ही नहीं है। और अगर वो कमरा भी अगर ऐसा है तो ध्यान रखें कि खुला हवादार कमरा हो और तरल पेय पदार्थों का सेवन लगातार होता रहे। सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी का जो इंटेक है वो बहुत कम उनका रहता है। मुझे लगता है कि बहुत से हमारे दर्शक भी ऐसे होंगे जो पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। नॉर्मली वो 1 लीटर 2 लीटर पी लें, वही बड़ी बात होती है। लेकिन सर, ये जानना चाहेंगे, क्या जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा अधिक मंडराता है? जी बिल्कुल। अगर आपको मैंने जैसे बोला कि हीट एग्जॉशन के बाद की फेज है जहां शरीर में पानी कम हो जा रहा है, तो केवल पानी ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस रखना जरूरी है। तो कोशिश यही करें कि अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा ORS भी लिया करें, और पानी तो लेना ही लेना है। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी लोग आपके हाइपरटेंसिव हैं या आपके जो किडनी के मरीज हैं, उनको थोड़ा सा इस बारे में अपने डॉक्टरों से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। कोशिश करें कि बचाव ही करें, इस मौसम में स्वयं को बचा के रखने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर मजबूरी में निकलना ही पड़ रहा है और डेली का अगर उनका कार्य है कि उनको रोज कार्य करना ही करना है, तो एक बार अपनी जो फ्लूइड की मात्रा है उसको अपने डॉक्टर से इस मौसम में पहले ही एक चिकित्सकीय परामर्श लेकर निर्धारित करा लें कि सर हमें कितना पानी रोज का लेना है मिनिमम। कोशिश यही करें कि 2.5-3 लीटर पानी का इंटेक आपका मेंटेन रहे। और अगर आप ये पानी का इंटेक मेंटेन रखते हैं और शरीर को थोड़ा सा विश्राम देते रहते हैं, तो मुझे लगता नहीं है फिर हीट स्ट्रोक का मामला होगा। सर, एक सवाल मेरा ये है जो लोगों को बहुत चुभने वाली है, वो ऐसा इसलिए कह रही हूँ सर क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, और गर्मी के दिनों में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है सर, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक तो गर्म है, ऊपर से गर्मी में आप पी रहे हो, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो सर, क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक अटैक कर सकता है ऐसे मामलों में? आपने बहुत, ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे अगर बाहर से आए तो अमूमनतया घरों में क्या होता है कि अगर उसको चक्कर आ रहा है या उसको थोड़ी सी थकान लग रही है तो घर वाले तुरंत कहते हैं चाय बना दें क्या तुम्हारे लिए, और वो आदमी चाय या कॉफी लेके, और आजकल ब्लैक कॉफी का चलन भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो हीट के स्ट्रोक के मामले में या गर्मी के मौसम में खास करके अगर आपका पानी का या तरल पदार्थों का इंटेक कम है, तो मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि कैफीन युक्त पदार्थ, जो कि आपका जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, कोला भी शामिल है, आपका कॉफी भी है, आपकी चाय भी है, उनका सेवन ना करें। क्योंकि उनके अंदर जो कैफीन होता है वो एक तो आपकी उत्तेजना बढ़ाता है जिससे दिल की धड़कन बढ़ती है, और वो एक डायरेटिक भी होता है। डायरेटिक मतलब वो पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है जिससे शरीर में और पानी कम होता है। उसके बनिस्बत अच्छा ये होगा कि अगर आप लेते हैं तो उसके इंटेक को कम करें, और हमेशा ये ध्यान रखें कि मेरा फ्लूइड इंटेक मेंटेन्ड है, उसके साथ में कॉफी ले रहा हूं। छाछ अगर संभव है तो छाछ का सेवन करें, शिकंजी लें। इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दें बनिस्बत आप चाय और कॉफी का सेवन कर रहे हैं।
तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर सर रहे। इस समय देखा जाए जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, पेड़ पौधे का जो कटान है वो लगातार हो रहा है, एक रीजन तो है गर्मी बढ़ने का। लेकिन सर अगर ये जानना चाहें कि हीट स्ट्रोक से जो पीड़ित मरीज हैं उन्हें क्या करना चाहिए और वो ऐसा क्या करें कि वो ठीक रहें, उन्हें हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो ना मंडराए, क्या आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हीट स्ट्रोक का भी खतरा अधिक बढ़ता चला जाएगा? बिल्कुल, देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है और निश्चित रूप से जो मतलब विज्ञान यही कहता है कि दिन प्रतिदिन जो पृथ्वी का तापमान है वो भी बढ़ता ही चला जाएगा। मे भी इसका इफेक्ट आज ना देखे, हमारी जनरेशन ना देखे, लेकिन आगे 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 चल के जो कोर टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये भविष्य में तो ये खतरा बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी जो हम अभी कर सकते हैं कि जो शहरीकरण हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्लांट करने की ज़रूरत है। अभी मैं ये देख रहा हूँ जरूर कि जो नए, जैसे हमारा जो विकास प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, तो जो भी नई योजनाएं भी बना रहा है अपना, मैंने देखा उनमें खुले एरियाज, पार्कों की, पेड़ों की और ग्रीन जोन की बहुत ज़्यादा उन लोगों ने अहमियत दे रखी है कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो पुराने क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी हमें लग रहा है कि शहरीकरण कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सीमेंट वर्क बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो एज ए नागरिक ये हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम वृक्षारोपण करें। सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो ड्राइव चलाती ही चला रही है। हम देख रहे हैं कि सरकार का हर प्रतिवर्ष स्वयं भी पहल करने की बहुत जरूरत है एज ए जागरूक नागरिक के तौर पे। और हमें लगता है कि ओवरऑल जैसे हम चाहते हैं कि हमें ठंड मिले, वैसे पृथ्वी को भी इसकी जरूरत है। जिससे जिस लेवल पे हो पा रहा है, बिल्कुल, जिससे जिस लेवल पे हो पा रहा है उस लेवल पे करे। जो अपने जो जो लोग सक्षम हैं वो अपने प्याऊ की व्यवस्था जैसे करें। बहुत से लोग अपनी बालकनी को भी बहुत सजा के रखते हैं, हरियाली वाला रखते हैं। जी, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक नागरिक के तौर पे आपसे जो बन सकता है कि जितना भी पृथ्वी को हरा भरा बना के आप इसका कोर टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था कर सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, वो करना ही चाहिए। सर क्या हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं, क्या उनका बीपी बढ़ना या घटने जैसी स्थिति बनती है क्या? उन्हें क्या होता है एक्चुअली में? हाँ, देखिए क्या है कि जो हीट एग्जॉशन की स्ट्रेस की जो अवस्था होती है जिसमें पानी कम होता है, तो एक तरह का वो शॉक की तरफ लेके जाता है। तो उस अवस्था में जब आपके शरीर में फ्लूइड कम हो रहा है तो आपका दिल की धड़कन बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर कम होता चला जाएगा, क्योंकि शरीर में आपके फ्लूइड कम हो रहा है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये एक फिर क्या बोलूँगा मैं, इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपका बीपी अगर लो हो रहा है, वो तो सामान्य आदमियों के लिए भी है कि अगर उनका फ्लूइड की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम होता चला जाएगा। सर हमारे देश में देखा जाता है कि ज्यादातर लोग डायबिटीज और थायराइड और साथ ही बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, और खासकर क्या सर किडनी के जो मरीज हैं उन पे भी हीट स्ट्रोक का जो अटैक है वो इजिली पड़ता है, इन सभी जो गंभीर बीमारियां हैं सर? बिल्कुल ज़्यादा है। और क्योंकि किडनी के मरीज को पहले ही ये एक हिदायत रहती है कि आपको अपना फ्लूइड इनटेक कम करके रखना है, तो उनको चूंकि अपना, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन कम कर रहा है, पानी पहले से ही वो कम, एक तरीके से छन्नी के जैसा काम करता है, तो कम छान रहा है। तो उनको ये बता के रखा जाता है कि आपको थोड़ा ही पानी यूज करना है डेली का, तो उनके लिए कहीं ज़्यादा खतरा है। यही हार्ट के मरीजों के साथ होता है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो उनको ये बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक से मना करके रखते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हार्ट के मरीज हैं और किडनी के मरीज हैं वो कोशिश करें कि इस मौसम में जितना भी बाहर जाने से बच सकते हैं बचें। और अगर मान लीजिए उनके लिए बिल्कुल अति आवश्यक है कि नहीं, उन्हें जाना ही है, तो फिर एक बार अपने डॉक्टर से चिकित्सकीय परामर्श करके अपनी फ्लूइड का जो लेवल है ना वो जरूर डिसाइड कर लें। सर गर्भवती महिलाओं के लिए और नवजात शिशुओं के लिए सर क्या गाइडलाइन हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बाकी मरीजों का ख्याल रखना है वही गर्भवती महिलाओं के लिए भी है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो मैं कहूँगा कि स्ट्रिक्ट नो है कि इस मौसम में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तरल पेय पदार्थ लेती रहें, क्योंकि आपको ही नहीं, आपके जो शरीर में बच्चा है उसको भी उतनी ही हीट स्ट्रोक का खतरा है। तो आपको लगातार फ्लूइड लेते रहना है, 3 से 4 लीटर, अपने अवस्था का ध्यान रख के, और अगर लगे तो चिकित्सकीय परामर्श के बाद, क्योंकि पीडल एडिमा या उनके शरीर में सूजन बढ़ने का भी खतरा बढ़ता है, तो उनको भी ये देखते रहना है कि उनको भी अपने शरीर में कितना तरल पदार्थ प्रतिदिन वो ले सकती हैं। इस चीज़ को पहले निर्धारित कराएं। छोटे बच्चों को, नवजातों को बाहर ना भेजें, उनको टेम्परेचर कोशिश करें, अगर सामर्थ्य है तो एसी, नहीं सामर्थ्य है तो कूलर या छायादार और खुला हुआ जो इन्वायरमेंट है
उसमें रखने की कोशिश करें जिसमें सर्कुलेशन एयर का बना रहे। तो सर एक सवाल एसी से मुझे ये भी याद आ रहा है कि बनता तो है यहाँ पे सर, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि हम सभी लोग एसी के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। हम अगर बाहर भी निकलते हैं तो हम बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सर आने वाले समय में चीजें और भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमारी जो सहन शक्ति है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। एसी जो है दुधारी तलवार के जैसा है, आपको तो आराम देता है लेकिन आपके जो आपका पर्यावरण है उसको उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये तो कोई मतलब पुराना है कि वो जो सीएफसी रिलीज करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, वो हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो कमरे के अंदर तो जरूर ठंड कर रहा है लेकिन बाहर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा ही रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो विज्ञान है वो भी तेजी से तरक्की कर रहा है और कई उसके अल्टरनेटिव्स मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आ जाएंगे, जो कि टेक्नोलॉजी जिनकी डिफरेंट होगी और वो शायद एयर कूलिंग बेहतर तरीके से कर पाए। हाइड्रोजन बेस्ड में देख रहा हूँ कई कंप्रेसर्स पे काम चल रहा है और वो मुझे लगता है कि भविष्य में आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम सुन चुके हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग इस पे तेजी से काम कर रहे हैं, फ्यूल्स पे काम कर रहे हैं, एसी में भी एयर कूलिंग के डिफरेंट मॉडल्स पे काम हो रहा है। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ कि अगले 5 से 10 साल के बाद हम लोग जो है बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखेंगे। अच्छा सर, ये सवाल भी बन रहा है कि जिस तरीके से हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि हम एग्जैक्ट अनुमान अभी कुछ लगा नहीं सकते हैं, लेकिन सर अगर हम जिला अस्पतालों की बात कर लेते हैं, सर मेडिकल संस्थान में सर आप हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में, सर क्या वहाँ पे स्थिति है, कितने बेड आरक्षित किए गए हैं ऐसे मरीजों के लिए? क्या सर वो कोल्ड रूम जो बना हुआ है उसमें क्या चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखी जाती है ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो? देखिए, संस्थानों में या जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, अगर उनमें ऐसा मरीज पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी स्थिति गंभीर होती है। तो ऐसी अवस्था में ही उनको इन जगहों पे ले आया जाता है। तो जो वहाँ पे कोल्ड रूम या विशेष बेड आरक्षित किए गए हैं उनमें सारी तरह की इमरजेंसी व्यवस्था है, क्योंकि अगर मरीज इस तरह से आ रहा है कि वो बेहोशी की अवस्था में है तो उसको हम मुंह से कुछ नहीं दे सकते। तो उसको उस अवस्था में हमको आईवी फ्लूइड्स देना पड़ता है और उसका प्राइमरी केयर करना पड़ता है ताकि उसके हम बॉडी के कोर टेम्परेचर को कम कर सकें। तो यही सेम व्यवस्था जो होती है वो लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भी की गई है। उसके लिए बेड आरक्षित करके रखे गए हैं जिसमें मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के साथ साथ हीट स्ट्रोक का बेसिक ट्रीटमेंट, जिसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए मरीज आपके पास में आया तो अगर हम उसके बॉडी को कूलिंग करने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो बेंजोडायजेपिन्स होते हैं, क्योंकि हम फ्लूइड तो दे रहे हैं लेकिन जो शरीर के अंदरूनी प्रक्रिया है, वो शरीर की जो अंदरूनी प्रक्रिया है वो फिर भी हीट जनरेट कर रही है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए कुछ बेंजोडायजेपिन्स दी जाती हैं, फ्लूइड्स दिए जाते हैं। और कोर टेम्परेचर के लिए जैसे मैंने बताया कि बाहर से हम कोशिश करते हैं कि आइस बात कराना या आइस स्पॉन्जिंग करना, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। जी सर, एक सवाल ये बन रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गर्मी जो है वो चरम पर है, लेकिन सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दवा खाने के एडिक्टेड हो गए। उन्हें हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या फिर कुछ भी उनको परेशानी हो रही है तो वो दवाओं का सेवन कर लेते हैं। तो सर ये गर्मी के दिनों में, एक तो वैसे भी गर्मी है, दवाई भी गर्मी ही करती है शरीर के अंदर, तो सर ये कितना नुकसानदायक हो सकता है सर? देखिए क्या है, जाहिर सी बात है जो इस तरह के लोग हैं जो कि हर चीज़ के लिए दवा की तरफ भागते हैं, निश्चित रूप से उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं होती है। कोई भी दवा अगर आप खा रहे हैं तो उसमें उसके एक्टिव मॉलिक्यूल के अलावा कई तरह की चीज़ें होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसके बाइंडर्स होते हैं। तो कहीं ना कोई भी दवा बिना किसी दुष्परिणाम के नहीं है। तो जब तक अति आवश्यक ना हो, मेरा आग्रह है आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि किसी भी दवा का सेवन करने से बचें। बहुत अधिक आपको लगता है कि आवश्यकता है और आप परेशानी में हैं तो बिना चिकित्सकीय परामर्श के, हमारे यहाँ एक समस्या ये भी है कि ऑफ द काउंटर ड्रग्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं समस्या है तो चिकित्सकीय परामर्श लें। हिंदुस्तान में तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, तो चिकित्सकीय परामर्श लेने में कहीं कोई नुकसान नहीं। जी सर, इस समय जैसे कि एक सवाल मेरा ये भी है कि दिमाग में आ रहा है कि अचानक से जैसा देखा जाए हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो क्या सर आने वाले दिनों में हीट स्ट्रोक जो है वो क्या बढ़ेगा और भी ज़्यादा? क्योंकि सर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है या फिर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसका असर क्या हमारी सोसाइटी पे भी पड़ने वाला है सर? बिल्कुल, देखिए क्या है, आज की तारीख में गांव तो ख़त्म हो रहे हैं, अपार्टमेंट्स का कल्चर बढ़ा है। अपार्टमेंट्स के कल्चर बढ़ने की वजह से क्या है, जो ग्रीन जोन है उनमें ग्रीनरी भी नहीं रह गई है। पहले तो क्या होता था, हर घर के आंगन में एक नीम का पेड़ होता था,
लोग कई तरह के फलों के पेड़ लगाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन शहरों में, और जाहिर सी बात है, सभी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल मकान लेके या घर लेके रह सकें। और अगर उनके पास होता भी है तो वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा निर्माण ही करा रहे होते हैं, खाली एरिया नहीं छोड़ते। तो अपार्टमेंट्स में ये समस्या है कि आदमी चाह के भी एक लेवल से ज़्यादा ग्रीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बालकनी बना सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो है कि जनसंख्या का बढ़ना शहरीकरण को बढ़ावा देता है, और शहरीकरण फिर बाकी दुष्परिणामों को बढ़ावा देता है। तो सरकार को और लोगों को, दोनों को इस बारे में सोचना है। सर, आईएमडी ने अभी अलर्ट जारी किया है कि मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टी हो चुकी है। लेकिन सर, अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से अभी नौतपा लगने वाला है, 25 मई से लेकर के 2 जून तक लगेगा, तो इस नौतपे में कहा जाता है कि लोगों का हाल बिल्कुल बेहाल हो जाता है। घर में राहत नहीं होती, बाहर राहत नहीं होती, दफ्तर में राहत नहीं होती, कोई काम करने की दशा नहीं होती है। सर, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए नौतपा में? देखिए, नौतपा बेसिकली एक टाइम पीरियड है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो आईएमडी के हर साल ही आता है। सर, नौतपा के दौरान जो आम पब्लिक हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि उनकी तबीयत ना खराब हो? क्योंकि सर, देखा जाता है कि बहुत से लोग बाहर से आते हैं, इंस्टेंट घर में घुसे और तुरंत पानी पी लिया, या फिर बाहर धूप में हैं लेकिन उन्होंने तुरंत मतलब गन्ने का रस पी लिया, या फिर कोई भी चीजें उन्होंने तरल पदार्थ जो ठंडा है उसे पी लिया। उनको लगता है कि ये रिलैक्स हो गया, बट कई बार होता है कि उन्हें अचानक से चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं, अचानक से चीजें हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल। जैसे देखिए, क्या है ना कि अचानक से वाला जो पार्ट है वो बहुत ही, आपने सही कहा कि हम अचानक से आते हैं और 2 गिलास 3 गिलास पानी पी जाते हैं बाहर से आके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो बॉडी है ना उसकी भी एक ऑटो रेगुलेशन की कैपेसिटी होती है। तो हमारे जो गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, उसकी भी एक फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी होती है। तो वो अचानक से हार्ट या किडनी दोनों अचानक से बहुत बड़ा वो फ्लूइड का लोड भी नहीं झेल पाते। तो एक बार लेने की बजाय कोशिश आप ये करें कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बाहर कहीं लेके चल रहे हैं तो अपने साथ में एक पानी की बोतल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लेके चलें। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज भी अगर अपने हॉस्पिटल जाता हूँ या अपनी ओपीडी में बैठता हूँ तो मेरे बगल में मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मेरे बगल में जो पानी की बोतल रखी है ओपीडी में, मैं लगातार थोड़े थोड़े देर पे, आधे आधे घंटे पे मैं उसका 2-2 घूंट पीता रहता हूँ, और वो बोतल खत्म करके ही मुझे लौटना है। तो ये एक टेंडेंसी डेवलप करें कि अगर मैं अपने साथ में 1.5 लीटर या 2 लीटर की बोतल लेके जा रहा हूं तो बनाए कि दोपहर खाने तक मुझे ये बोतल फिनिश कर देनी है। अचानक से लेने पे आपको क्या होगा कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, गुर्दे पे, किडनी पे अचानक से लोड भी बढ़ेगा, तो वो अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा लगातार लेना अच्छा है, एक बार ज़्यादा लेना मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए। अपर्णा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सभी से अपने विचार साझा कर। जैसा कि आपने देखा कि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद थे और हमने तमाम प्रश्नों के उत्तर लिए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस समय जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में विशेषज्ञ का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप बाहर कहीं हैं, गर्म इन्वायरमेंट में हैं, तो तुरंत ठंडे इन्वायरमेंट में जा करके तुरंत किसी चीजों का सेवन ना करें, इससे बचें। और जितना हो सके नौतपा, ये जो आने वाले 9 दिन है, 25 मई से लेकर के 2 जून का जो समय है, ये काफी ज्यादा गर्म होने वाला है। इसलिए आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पे कहा है कि इस दिन जो है वो अपना विशेष ख्याल रखें, बच्चों को ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें और खुद भी अपना भी ख्याल रखें। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे और नए विषय पर चर्चा करेंगे नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।